नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है आकाशदीप। तो आज इसके सारांश की चर्चा करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये कहानी जो है ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि और नाटककार हैं। वे प्रकृति के भीतर मनोवृत्तियों और सृष्टि के नाद के भीतर गहन दार्शनिक रहस्यों को गुनने बुझने वाले सर्जक कलाकार हैं। इसीलिए उनके यहाँ कहानी घटनाओं के त्वरित वेग से नहीं, वातावरण और नाटकीय युक्तियों से खुलती है। कहानी किसी निर्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ते जलपोत में दो बंदियों के मुक्ति संघर्ष के साथ शुरू होती है, जो सागर में हरहराते तूफान और उत्कंठित पोत रक्षकों की लापरवाही का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए हैं। हर्षातिरेक के कारण आलिंगनबद्ध होते ही उन्हें भान होता है कि वे दोनों सामान्य कैदी नहीं, स्त्री और पुरुष दो भिन्न भिन्न लैंगिक इकाइयां हैं। बोध का यह बिंदु उन्हें बुद्धगुप्त और चंपा को चकित भी करता है और एक दूसरे के प्रति दुर्दमनीय आकर्षण में बांधता भी है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं बुद्धगुप्त और चंपा। ये प्रश्न ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आकाशदीप के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले बुद्धगुप्त और चंपा, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में दो ऐसे रचनाकार हैं जिनके रचनाओं में उनके पात्रों के नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। सबसे पहले आते हैं मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। इनके जितने भी उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानियाँ हैं, इन सभी रचनाओं में जो उनके पात्रों के बारे में प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो किसी अन्य रचनाकार के रचनाओं से इतना नहीं पूछा जाता। जैसे मुंशी प्रेमचंद के जो विभिन्न प्रकार के उपन्यास हैं, उनके पात्रों के जो नाम हैं होरी, धनिया, गोबर, ये सभी जो हैं ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी चूँकि नाटकीयता के चरम बिंदु से शुरू हुई है, इसीलिए समुद्र की शांत लहरों पर सवार होकर दोनों का एक शांत और संभावनाशील टापू पर उतरना कथा विकास की दृष्टि से पूर्णतया अपेक्षित है। तो इस कहानी में जो दो बंदी हैं या जो कैदी हैं, बुद्धगुप्त और चंपा, ये दोनों स्वतंत्र होकर एक टापू पर चले जाते हैं। वो टापू अत्यंत ही शांत वातावरण में है और वहाँ पर वो रहने लगते हैं। अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष और पड़ोसी सिंहल बाली द्वीप से बहुत दूर जिस अपरिचित निर्जन प्रायतः द्वीप में बुद्धगुप्त और चंपा आश्रय लेते हैं, वहाँ 5 वर्षों के अंतराल में उन्होंने अपनी विशाल भौतिक दुनिया खड़ी कर ली है। तो इस कहानी में जो बुद्धगुप्त है वो भारतवर्ष से आता है और जो चंपा है वो सिंहल बाली द्वीप से आती है, परंतु अब वो अपने जन्मभूमि की ओर नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ इस टापू में वो फंस कर रह गए हैं। परंतु उनको उस टापू में रहते हुए 5 वर्ष हो गया है और इन 5 वर्षों में उन्होंने इस टापू में अपना एक बहुत ही विशाल भौतिक दुनिया बना ली है।
बुद्धगुप्त अब जलदस्यु नहीं रहा। जावा, सुमात्रा, सिंहल आदि आदि सुदूर द्वीपों तक एक गणमान्य व्यापारी बन गया है, जिसकी व्यापारिक संधियों की तूती बोलती है। तो जो बुद्धगुप्त है वो पहले एक जलदस्यु था, परंतु चंपा से मिलने के बाद अब वो ये कार्य नहीं करता। अब वो जावा, सुमात्रा, सिंहल जैसे देशों में व्यापार करता है और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया है। चंपा के प्रति प्रणय निवेदन करते हुए उसने न केवल उसे उस अनाम द्वीप का नामकरण उसके नाम पर किया है, बल्कि रानी के रूप में उसे वहाँ महिमा मंडित भी किया है। तो बुद्धगुप्त ने यह तय किया कि वो जिस टापू में रहता है उस टापू का नाम जो है वो चंपा के नाम से रखेगा और चंपा को बुद्धगुप्त जो है वो एक रानी के रूप में वहाँ महिमा मंडित करेगा। चंपा से विवाह कर भारतवर्ष लौट जाने का सपना संजोए हुए वो इतनी लंबी अवधि तक उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। तो जो बुद्धगुप्त है वो ये चाहता है कि चंपा उससे विवाह करे और विवाह करने के पश्चात वो दोनों भारतवर्ष लौट जाएं। वो जानता है कि चंपा के हृदय में शूल की तरह यह बात गड़ गई है कि उसके पिता का हत्यारा जलदस्यु और कोई नहीं स्वयं बुद्धगुप्त है। तो चंपा को ऐसा लगता है कि उसके पिता का जो हत्यारा है वो और कोई नहीं बल्कि बुद्धगुप्त है, जो पहले एक जलदस्यु था। वह अनेक बार अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन प्रेम के उद्दाम ज्वार के बावजूद चंपा उसके कृत्य को नहीं भुला पाती। अनुराग ने चंपा के हृदय से प्रतिशोध की ज्वाला शांत कर दी है, लेकिन विश्वासपूर्ण संयुक्त जीवन जीने का विश्वास वह स्वयं को नहीं दिला पाती। तो चंपा जो है वो भी बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, परंतु वो अपने पिता के हत्यारे से विवाह करना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने प्रेम का भी त्याग करने को तैयार हो जाती है। एक दूसरे की दुर्बलताओं और विवशताओं के साथ अपनी अपनी सीमाओं और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए वे दो पृथक जीवन दिशाएं चुनते हैं। तो आखिरकार जो है बुद्धगुप्त ये कोशिश करता है अंत तक कि चंपा उसके साथ रहे, उससे विवाह करे, परंतु चंपा जो है वो ये बात नहीं भूल सकती कि उसके पिता का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि स्वयं बुद्धगुप्त है और वो अपने पिता के हत्यारे से विवाह कैसे कर सकती है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते। उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति लगाव है, सम्मान है, वो वैसे ही रहता है, परंतु बुद्धगुप्त के मन में चंपा के प्रति जो भाव था कि वो उससे विवाह करे वो कभी संपूर्ण नहीं हो पाता और आखिरकार दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने आकाशदीप के सारांश की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पात्रों के बारे में, लेखक के बारे में, देश काल वातावरण के बारे में, भाषा शैली के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।